मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जून 24 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज देखते हैं भैया अपने पिटारे में क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं। तो कल वाला टॉपिक है बेसिकली एक उसी की ही कंटिन्यूएशन है आज फिर से, लेकिन आज ही एडिटोरियल में आया है। तो कल बेसिकली मैं जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने जो बात की थी इस टॉपिक के बारे में ज्यादातर वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा मेंस वाली टेरिटरी में जाऊंगा क्योंकि यहाँ से यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आज हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और सब्जेक्टिव जो है टेरिटरी के अंदर जाएंगे। कल ज्यादातर हम लोगों ने प्रीलिम्स पे फोकस किया था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बहुत अच्छे से इसको हम लोग जानते हैं, तो उसके अराउंड थोड़ी कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस जो एनएफएस था हमारा, उसकी थोड़ी फाइंडिंग वगैरह के बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से ज्यादा। मेंस के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट मुझे टॉपिक नहीं लगा ये। मोदी जी वैसे में गए हुए हैं, कुछ खास की अग्रीमेंट वहां से कर रहे हैं, करके आएंगे। तो थोड़ा सा आज उसको हम लोग एक्सपेंड यहाँ पे करेंगे उसी इंफॉर्मेशन को। इंडिया यूएसए के डिफेंस रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा यूएसए का जो कांग्रेस है वो किस तरह से काम करता है, थोड़ा सा वो जानेंगे। इंडिया पार्लियामेंट के साथ उसका थोड़ा पैरेलल बनाने की कोशिश करेंगे। तो डिसेंट सा टॉपिक है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ही। बेसिकली जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब हम लोग डिफेंस की बात करते हैं तो आईआर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फ्रॉम जीएस पेपर 2। इंडिया इजिप्ट रिलेशन, क्योंकि देखिए मोदी जी भी यूएसए में है, लेकिन यूएसए के बाद वो कहाँ जाएंगे, इजिप्ट में जाएंगे। तो इंडिया इजिप्ट के रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए जी, डिले नहीं करते हैं, सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। ब्रिजिंग द गैप। गैप मतलब डिफरेंस, ठीक है। गैप का मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस। तो जब किसी दो चीजों के बीच में गैप हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में ब्रिज बनाते हैं ताकि एक्सचेंज हो सके, बराबरी हो सके। और हम यहाँ पे किस चीज की बराबरी की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मेल और फीमेल की बराबरी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे जेंडर इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं। कौन से एरिया में, हर किसी एरिया में, चाहे वो इकोनॉमी पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, और चाहे वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। हमने कल ये टॉपिक को किया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट इशू करता है, जेंडर गैप रिपोर्ट, राइट। उसके अंदर चार चीजें कंसिडर की जाती हैं, ये कल वाला टॉपिक है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इंडिया ने पहले से इंप्रूव यहाँ पे डेफिनेटली किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम लोग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब होता है वीमेन का पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। लेकिन पॉलिटिक्स दो लेवल पे होती है। एक पॉलिटिक्स होती है लोकल लेवल पे, और दूसरी पॉलिटिक्स होती है नेशनल लेवल पे, है ना। नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे जब हम लोग वीमेन पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो 40% हमारा स्कोर है, जो कि काफी अच्छा है ऑफ कोर्स। लेकिन ये कब आया, ये आया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, जब हम लोगों ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया, उसके बाद ही आया। लेकिन अभी भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर वीमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है। वो सिर्फ 15.1% है। इसको हम लोगों ने इंप्रूव करना है। ये तो फिर भी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 40% आ गया, तो 50 भी आ ही जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो 30% का 33% का रिजर्वेशन, जो विमेन रिजर्वेशन है, वो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ भैया, इतने सालों से 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो हम लोग कर सकते हैं। चलिए, ये थोड़ा पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा सॉल्यूशन वाले केसेस में। रिपोर्ट क्या कहती है, पहले हमारा रैंक जो है 127 था लास्ट ईयर, इस बार हमारा रैंक जो है 135 आया है। एजुकेशन वाले मामले में इंडिया ने ऑलमोस्ट इक्वालिटी अचीव कर ली है एनरोलमेंट में। मतलब स्कूल्स वगैरह में विमेन और मेल दोनों जो है इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, एनरोलमेंट करते हैं, अच्छी बात है। उसके अलावा जो कंसर्न यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे नजर आया वो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, उसमें आज भी हम लोग काफी पीछे हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में। देखिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वगैरह तो ठीक है, ये भी ठीक है, चलो मान लो है, वैसे तो काफी कम है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर रियलिटी है वो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। इंडिया में आज भी वीमेन का जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है वन ऑफ द लोएस्ट है, वन ऑफ द लोएस्ट है। उसको इंप्रूव करना है। कैसे करेंगे आगे हम लोग उस चीज को देखेंगे, थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, डोंट वरी। 2017 का क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स में, जहां से ऑलरेडी सीधा सीधा पूछा गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है जी। उसके अलावा ये क्वेश्चन आई थिंक 2021 का है,
कैन द विशियस साइकिल ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड द माल न्यूट्रिशन बी ब्रोकन थ्रू द माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ द वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो वीमेन रिगार्डिंग इश्यूज हम लोग काफी डिस्कशन करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम लोगों ने पहले काफी डिस्कशन किया है, जेंडर इनइक्वालिटी वगैरह के बारे में, तो ये वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जी, इकोनॉमिक इशू क्या है जब वीमेन पार्टिसिपेशन की बात आती है? अब यहाँ पे ना दो तीन चीजें हैं। एक चीज आप यहाँ पे ना पहले इसको समझिए, ये जो चार्ट क्या कहता है, ये यू शेप रिलेशन की बात करता है। किस चीज के बारे में? एक तो वीमेन पार्टिसिपेशन और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि जैसे जैसे किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो वहां पे वीमेन पार्टिसिपेशन किस तरह से चेंज होता है। आप यहाँ पे देखिए, वीमेन पार्टिसिपेशन बहुत हाई है। कौन सी कंट्रीज में? जो पुअर कंट्री होती हैं वहां पे वीमेन पार्टिसिपेशन काफी हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पुअर कंट्री है यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पे होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में भी कौन सा सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट करता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में वीमेन पार्टिसिपेट करते हैं। आप इंडिया को ही देख लो, अग्रेरियन इकोनॉमी है, मोस्टली जो वीमेन पार्टिसिपेशन है इंडिया में वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है, या फिर अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वहां पे है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोग गरीब हैं भैया। एक आदमी की सैलरी से काम नहीं चलता है अपना घर चलाने के लिए। आपको कम से कम दो लोगों की सैलरी चाहिए, है ना? तो अकेले आदमी काम करेगा तो घर कैसे चलेगा? तो इसलिए वीमेन का काम करना भी जरूरी है। इंडिया में अगर आप देखेंगे, जो सोशियो इकोनॉमिक, खासकर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जिनका कम है, जो लोग थोड़ा बिलो पॉवर्टी लाइन है या पॉवर्टी है, वहां पे वीमेन काम करती हैं। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होता है, वीमेन काम नहीं करती हैं। काम नहीं करती हैं, काम नहीं करने दिया जाता, अलग वो इशू पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। अर्बनाइजेशन एंड द सोशल बैरियर अगेंस्ट वीमेन। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है किसी देश का, अर्बनाइजेशन बढ़ता है। अर्बनाइजेशन बढ़ने से सोशल बैरियर बढ़ता है। जब लोगों की इनकम इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, फैमिली इनकम, तो जॉब लॉस सबसे पहले जो है वीमेन का होता है। वीमेन को जॉब से हटा लिया जाता है, क्योंकि उस समय जो मर्द होता है भैया वो काफी अच्छी सैलरी कमा रहा होता है, घर के खर्चे आदमी के सैलरी से चल जाते हैं, तो इसलिए वीमेन को अलाउ नहीं किया जाता काम करने के लिए। आपने कई बार सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, सास बहू के सीरियल्स जो आते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। इस तरह का एटीट्यूड रहता है। वीमेन बाहर काम करती है मजबूरी में, एम्पावरमेंट के लिए नहीं करने दिया जाता वीमेन को, मजबूरी में अलाउ किया जा रहा है। जैसे ही मौका मिलता है सोसाइटी को, अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, वीमेन को तुरंत काम से निकाल दिया जाता है। सबसे पहले वीमेन का लॉस होता है, आपने कोविड में देखा और भी बहुत सारी जगह आपने देखा होगा। तो ये धीरे धीरे वीमेन पार्टिसिपेशन कम होता है, खासकर अपनी जैसी सोसाइटीज में, जो पैट्रियार्कल सोसाइटीज हैं, सोशल नॉर्म्स अभी भी काफी बैकवर्ड्स हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे वीमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जैसे यूजुअली वेस्टर्न कंट्री में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो सोशल बैरियर्स थे, पैट्रियार्कल बैरियर्स जो थे, वो धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाते हैं। वीमेन और मेन को इक्वली ट्रीट करना शुरू कर दिया जाता है। वीमेन को ज्यादा एजुकेशन मिलना शुरू होता है, और फिर वीमेन जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि इस तरह की इकोनॉमी में क्या है, ज्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, यहां पे ज्यादातर सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं, और यहां पे जो है टर्शरी सेक्टर की इकोनॉमी की जो है वो एक्टिविटीज होती हैं। तो वीमेन व्हाइट कॉलर जॉब्स करना शुरू कर देती हैं, जैसा कि आपको यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलता है। इंडिया फिलहाल जो है आप मान लीजिए इस स्टेज पे खड़ा है। कुछ कुछ सोसाइटी में इंडिया जो है अभी इस स्टेज पे आ गया है, लेकिन वो बहुत ही कम परसेंटेज है। इसीलिए हमारे यहाँ पे वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो काफी कम है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें आपने मैंने बता ही देता हूँ यहाँ पे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का ये कहना है 96% जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अब भैया ये क्या बात हुई? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होने की वजह से वीमेन को सोशल बेनिफिट्स नहीं मिल पाते, प्रॉपर तरीके से सैलरी नहीं मिल पाती, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पाता, वो सब कुछ नहीं मिल पाता है, राइट? मैकेंजी की एक रिपोर्ट ये कहती है कि 75% जो वीमेन के द्वारा काम किया जाता है वो अनपेड वर्क होता है। जैसे हाउस होल्ड वर्क कर लिया, बच्चों की टेक केयर करना, एल्डरली की, बड़े बुजुर्गों की टेक केयर करना, अनपेड वर्क होता है।
और अनपेड वर्क का क्योंकि वीमेन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, वो पेड वर्क भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सारा दिन तो आपका अनपेड वर्क में ही चला गया, बच्चों की देखभाल करने में, बड़े बुजुर्गों की घर की साफ सफाई करने में, खाना बनाने में, भाई कपड़े धोने में, उसी में चला गया। तो पेड वर्क के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं मिला आपको। ये समस्या है। इनफॉर्मलाइजेशन है। इनफॉर्मलाइजेशन मतलब 90% वीमेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इनफॉर्मल सेक्टर में। ग्लास सीलिंग, कई बार वीमेन को एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन एक लेवल पे जाने के बाद एक उनको प्रमोशन नहीं मिलता। ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दोनों को देखने को मिलता है। एंट्री मिल जाती है, लेकिन आप मैनेजर वाली पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते हो, आप टीम लीडर नहीं बन पाते हो, क्योंकि वहां उसे कहते हैं ग्लास सीलिंग। वो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको अलाउ नहीं करते हैं एक लेवल से ऊपर जाना। ये चीजें भी जो है इसे ग्लास सीलिंग कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में क्या प्रॉब्लम्स है वीमेन का, इतना कम क्यों है? जो लोकल लेवल पे आपको 40% दिख रहा है ना, वो भी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि रिजर्वेशन कंपलसरी किया गया है। अगर रिजर्वेशन कंपलसरी नहीं होता तो लोकल लेवल पे आई कैन गारंटी के पार्टिसिपेशन 10% से भी कम होता। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये माना जाता है सोसाइटी में आज भी, जो वीमेन होती है उनका मेन काम क्या है? घर की देखभाल करना, चार दीवारी के अंदर रहना। तो उनको एनकरेज ही नहीं किया जाता। जो वीमेन आना चाहती है उनको अपोज किया जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेंगी आपको। पैट्रियार्कल एटीट्यूड, ऐसा समाज में एक एटीट्यूड है कि भैया वीमेन लीडरशिप पोजीशन में नहीं आ सकती, है ना। सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता ही होगा। अब रिजर्वेशन की वजह से जो सरपंच है लीगल तौर पे वो तो पत्नी है, लेकिन भैया सारा जो पावर है वो पति के हाथ में है। लैक ऑफ फाइनेंस, भैया इलेक्शन लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए। वीमेन के पास फाइनेंशियल पावर वैसे भी बहुत कम है, तो इलेक्शन नहीं लड़ पाती हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स बहुत बड़ा फैक्टर है। जो बाहुबली होते हैं, मसल पावर का यहाँ पे यूज किया जाता है। बाहुबली लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, लोगों को डरा धमका के वोट खरीद के, वो सारी चीजें वीमेन उतना नहीं हो पाता है। बैरियर्स लाइक द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन सम स्टेट्स, जैसे आप हरियाणा, राजस्थान का एग्जांपल लीजिए। यहाँ पे 10वीं पास होना जरूरी है लोकल इलेक्शन लड़ने के लिए। इसकी वजह से भी बहुत सारे वीमेन जो है वो पार्टिसिपेशन रह गया उनका। चाहे उनको दुनिया भर की पॉलिटिकल नॉलेज हो, लेकिन एजुकेशन नहीं है ना, तो इलेक्शन में नहीं खड़ी हो पाती है यार, है ना। और वीमेन को क्या है, ज्यादातर बेटी, बीवी, बहू, यहीं तक समेट के रख दिया जाता है। भैया लीडर क्यों नहीं बन सकती? मैनेजर क्यों नहीं बन सकती? उनको साइंटिस्ट क्यों नहीं देखा जाता? उनको एज अ स्पोर्ट्स पर्सन क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता? बहुत सारी चीजें हैं करने को। ये समस्या हमारे यहाँ पे है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे कि इस आर्टिकल में बताया गया है। दो तीन चीजें बताई हैं, ज्यादा नहीं बताई हैं इन्होंने। तो पहले तो इन्होंने ये कहा है कि भैया जो अनपेड वर्क है, ठीक है, इस पे फोकस किया जाना जरूरी है। वीमेन को ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर में लेके आइए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके आइए, ठीक है। जॉब एश्योर्ड एजुकेशन हो। अब खाली घर पे बैठ के कोई कोर्स करने का मतलब एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन ठीक है, वो डिग्री आपने ले लिया, लेकिन उससे जॉब नहीं मिल रही है ना आपको। ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराइए जिसमें जॉब की सिक्योरिटी हो, जिसमें गारंटेड आपको जॉब मिले। अब जॉब भी अगर वीमेन को मिलती है तो उसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़िया होता है। यस, अर्ली मैरिज जो वीमेन की होती है उससे बच जाती है। अर्ली मैरिज का ये भी बहुत बड़ा रीजन होती है, क्योंकि वीमेन के पास एजुकेशन नहीं है, जॉब नहीं है। अगर वीमेन काम कर रही होती है बाहर ऑफिस में या कहीं पे जाके, तो पेरेंट्स जल्दी शादी नहीं करते हैं, थोड़ा लेट करते हैं। क्योंकि घर पे वीमेन खाली बैठी हुई है, काम नहीं है करने को, एजुकेशन भी नहीं है, तो जल्दी शादी कर दी जाती है। ये सारी चीजें होती हैं। उससे क्या होगा, अगर लेट शादी होती है, वीमेन एजुकेटेड होती है, अवेयर होती है, तो जो मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ है वो बेटर होती है फ्यूचर में जाके। उसके अलावा जो पैट्रियार्कल कल्चर नॉर्म्स हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स उनको तोड़ना जरूरी है। तो समाज में अवेयरनेस वगैरह वो फैलानी चाहिए। हमारे पास हमारे रोल मॉडल्स भी होने चाहिए, सबको आगे आना पड़ेगा वो सब करने के लिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेंटर डिफेंस NFHS क्वेश्चनेयर सेज डिसेबिलिटी डेटा वॉन्ट चेंज फास्ट। पूरा मामला क्या आपको मैं बता देता हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो लेटेस्ट, अभी मतलब जो होने वाला है नया सेशन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6,
जो होने वाला है, उसके अंदर दिव्यांग्स यानी कि डिसेबल्स को लेके क्वेश्चन नहीं डाले गए हैं। मतलब डिसेबल्स के बारे में डेटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अंडर में। अब इसको लेके हो गया है बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म इसीलिए है कि भाई पहले आप ये चीज देखिए, अगर आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आप पॉलिसी कैसे बनाओगे? जो प्रीवियस सर्वे किया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 1% जो पॉपुलेशन है वो डिसेबल्ड है। अगर आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का क्या हाल होगा? एक तो ये क्रिटिसिज्म यहाँ पे आया है। दूसरा क्रिटिसिज्म यह है कि भैया जो लोग डिसेबल्ड हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे भी 10 से लेके 17 सालों की कम होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। तो इनको ज्यादा हेल्थ एक्सेस की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ज्यादा हेल्थ बेनिफिट कब मिलेंगे आपको? जब आपके पास डेटा होगा। डेटा तो सबसे पहली कंडीशन होती है किसी भी पॉलिसी को लेने के लिए, लेकिन आप डेटा ही कलेक्ट नहीं करोगे तो भैया कैसे काम चलेगा? अब ये आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए। गवर्नमेंट ने क्या कहा अपने आंसर में? गवर्नमेंट ने ये कहा कि भैया देखो, पहली बात ये डिसीजन मेरा नहीं है, ये डिसीजन लिया गया है बहुत ही हाई प्रोफाइल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा और दूसरी हाई प्रोफाइल कमेटीज के द्वारा कि हम लोग डिसेबल्स का डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस कमेटी ने ये डिसीजन लिया क्यों? इनका ये कहना है, पहली बात तो डेटा के अंदर काफी मिसमैच है। जो एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो डिसेबल्ड की पॉपुलेशन है 2018 की, वो कितनी है? 2.3% इन रूरल एरियाज एंड 2% इन अर्बन एरियाज। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कहना है कि ये पॉपुलेशन है 1%। तो डेटा के अंदर काफी डिस्क्रिपेंसी है ना? तो ये डिस्क्रिपेंसी ना रहे इसलिए हम लोग इसको हटा रहे हैं, क्योंकि एनएसएसओ का डेटा ज्यादा डिटेल्ड होता है। पहला तो उन्होंने यह रीजन यहां पे दिया है। दूसरा रीजन क्या दिया है? इन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर आप पॉपुलेशन में डिसेबल का कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है उनकी पॉपुलेशन में। अगर वो 1% है तो 1% ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे ना उसके अंदर। देखिए लिखा है ना ऊपर, डिसेबिलिटी डेटा वोंट चेंज वेरी फास्ट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पिछले सर्वे के अंदर था उतना ही मान के चलेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ये बेसिकली पूरे आर्टिकल का मैंने आपको समरी बता दिया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत 1992-1993 में हुई थी, सबसे पहला सर्वे। फिर दूसरा सर्वे हम लोगों ने 1988-89 के अंदर किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने तीसरा सर्वे किया 2005-2006 में। फिर हम लोगों ने चौथा सर्वे किया 2014-2015 में। फिर हम लोगों ने पांचवा सर्वे किया अभी 2019-2020 में। ये आपको पहले से अच्छे से पता है, ठीक है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करता क्या है? देखिए इसके नाम में ही हेल्थ लिखा हुआ है, तो हम लोग हेल्थ के रिगार्डिंग ही यहाँ पे बात करते हैं, नॉर्मल बात नहीं करते हैं। तो ये बहुत लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे होता है जो कि हाउस होल्ड सैंपल्स को जो है थ्रू आउट इंडिया इसको किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है इसको। किसके साथ मिलकर करती है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पॉपुलेशन साइंस मुंबई एंड अदर नोडल एजेंसीज के साथ मिलकर करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कई इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं जो यहाँ पे काम करती हैं। जैसे अपने पास आता है यूएनएफपीए, यूनिसेफ एंड बिल एंड मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन, यूएसएआईडी वगैरह के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे करते हैं। पिछला जो डेटा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि अभी तक तो यही रेलेवेंट है क्योंकि जब तक नया डेटा नहीं आता तो हम लोग इसी से काम चलाएंगे। एग्जाम वगैरह में हम लोग इसी को मेंशन करते हैं। क्या कहता है? कहता है भैया देखिए, इंडिया में जो बिहार के अंदर सबसे ज्यादा एनएमआर है, आईएमआर है और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है? नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बिहार में यहाँ पे सबसे ज्यादा है। वहीं अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टेट्स के अंदर चाइल्ड मैरिज इंक्रीज हुई है, जैसे त्रिपुरा में, मणिपुर, आसाम वगैरह में इंप्रूव हुआ है, वो मतलब बढ़ी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी बढ़ी है। उसके अलावा स्टंटिंग की केस की बात करें, 13 out of 22 states and the UT surveyed record the rise in the percentage of the stunting। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? को बड़े अच्छे से पता है।
स्टंटिंग का मतलब होता है जब किसी बच्चे की एज के हिसाब से उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होती है, हाइट कम रह जाती है, उसे स्टंटिंग कहते हैं। वेस्टेड 12 में से 22 में से जो 12 स्टेट्स हैं वहां पे जो वेस्टेड हैं उनकी परसेंटेज भी यहाँ पे बड़ा है, और ओवरवेट भी यहाँ पे बच्चे की पॉपुलेशन जो है थोड़ी सी इंडिया में राइज हुई है। तो ये पिछली उसका डेटा था, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आप और वेबसाइट वगैरह पे जाना चाहो तो वेबसाइट पे आप जाके इसको और ज्यादा चेकआउट कर सकते हो। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से पता होना चाहिए। उसके अलावा रोज की अनाउंसमेंट है, फिर से कर देता हूँ। सैटरडे को हम लोग करंट अफेयर का सेशन रखते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से रखते हैं। मैं ही उस सेशन को लेता हूँ, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, डाउन टू अर्थ, दूसरे जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, पीआईबीज वगैरह होती हैं, वहां से हम लोग कंटेंट कलेक्ट करते हैं और आपको दिया जाता है। पिछले 2 साल से हम लोग इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ये कोड आपको दिया हुआ है, स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। SC1000 ये कोड अगर आप वहां पे डालोगे तो 1000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल भी जाता है, ठीक है। बहुत बहुत लाजमी सी फीस यहाँ पे रखी गई है, बहुत हाई प्रोफाइल फीस हम लोगों ने रखी भी नहीं है। फाउंडेशन कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम है। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पे आप मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वेबसाइट को जाकर भी विजिट कर सकते हो। प्रीलिम्स हो, मेंस, सीसैट, करंट अफेयर्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह, पीडीएफ कंटेंट वगैरह सब आपको यहाँ पे दिया जाता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी। व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज, ऐसा मोदी जी ने कहा है भैया अमेरिका में जाके कि इंडिया की ग्रोथ बहुत जरूरी है। इंडिया ग्रो करेगा तो पूरी दुनिया ग्रो करेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस स्टेटमेंट में हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। अमेरिका में कहां बोला मोदी जी ने ये वहां पे उन्होंने बोला अमेरिकन कांग्रेस में। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट वर्ड यूज किया जाता है, ऐसे ही अमेरिका के अंदर कांग्रेस वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे इंडिया में बाई कैमरल सिस्टम होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, दोनों को मिलकर पार्लियामेंट बनता है, वैसे ही अमेरिका में भी बाई कैमरल सिस्टम होता है। इसमें 2 हाउस होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक होता है सेनेट। सेनेट आप जो है राज्यसभा से इक्वेट कर सकते हो, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को आप लोकसभा से इक्वेट कर सकते हो। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है लोअर चैम्बर, जैसे हमारे यहाँ पे उसको लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को हमारे यहाँ पे हाइयर हाउस कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। ऐसे वहां पे सीनेट को भी अपर हाउस कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी सिमिलैरिटी है हमारे बीच में, लेकिन उसके अलावा हमारे बीच में ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, अमेरिका से नहीं लिया है। हम लोग ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है ना। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है उस हिसाब से। एक एग्जांपल आपको देता हूं। हमारे यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, क्योंकि या तो वो राज्यसभा से आ रहे हैं या लोकसभा से आ रहे हैं। तो वो पार्लियामेंट में जाके बैठते भी हैं, वोट भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं, डिस्कशंस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वहां की कांग्रेस का पार्ट नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। अमेरिका में लोग जो वोट देते हैं वो प्रेसिडेंट के लिए दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे लोग हम लोग प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते हैं, हम लोग अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाद में प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं अपने लीडर को। कॉन्सेप्ट पूरा अलग है उसके बाद से, ठीक है। ये थोड़ा को समझना पड़ेगा। तो हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अमेरिका में, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है, इसे पीपल्स हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आते हैं। जैसे लोकसभा में आते हैं तो लोगों का ओपिनियन यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। ईच स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। जैसे हमारे यहाँ पे होता है, स्टेट वाइज चलता है, ज्यादा बड़ा स्टेट होगा ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, कम छोटे वाले से छोटे आते हैं, ऐसे वहां पे होता है। कैलिफोर्निया वहां पे सबसे बड़ा स्टेट है, तो वहां पे सबसे ज्यादा लोग आई थिंक 57 के आसपास आते हैं, ठीक है। बाकी छोटे छोटे स्टेट भी हैं वहां पे। टोटल जो उनकी स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 435, ठीक है। हर 2 साल बाद जो है इनका इलेक्शन यहाँ पे होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे चुन के आते हैं हर 2 साल के बाद। प्रेसिडेंट का इलेक्शन 4 साल में होता है, लेकिन इनका इलेक्शन जो है 2 साल में होता है। तो प्रेसिडेंट चाहे वहां पे रिपब्लिक पार्टी से हो, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी हो सकती है, क्योंकि 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो वहां पे सिस्टम थोड़ा अलग होता है। सीनेट की क्या बात होती है, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा होता है। हमारे राज्यसभा कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। 1913 से पहले वहां पे भी सिस्टम ऐसा ही हुआ करता था जैसा लगभग इंडिया में होता है।
तो जो वहाँ के लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किसी को नॉमिनेट कर दिया करते थे। 1913 के बाद 13 के बाद इसको चेंज कर दिया गया और अभी वहाँ पे जो सेनेट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, लोअर हाउस से, अपर हाउस से, वो लोग भी डायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं। ठीक है जी। हमारे यहाँ पे क्या होता है सिस्टम, राज्यसभा का जो स्ट्रेंथ होती है वो स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि भैया वहां से कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे। बड़ा स्टेट होगा ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से 2 मेंबर आते हैं, चाहे पॉपुलेशन कम हो या चाहे ज्यादा हो, इक्वालिटी है सभी के बीच में। तो वहां पे टोटल 100 सेनेटर्स, हमारे यहाँ पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, बड़ा स्टेट ज्यादा, छोटे स्टेट छोटे वाले। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिसो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के, तो वहां पे भी सेनेट के एक्स ऑफिसो प्रेजाइडिंग ऑफिसर वहां के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये थोड़ा सा आपको आज बताना था मुझे, ये थोड़ा नया है, हम लोगों ने पहले इस चीज को नहीं किया है, तो आई थॉट कि आज कुछ नया आपको सिखाऊं, थोड़ा आपको कुछ पता चलेगा। डिटेल में जाना है तो आप अपने आप से आराम से पढ़ सकते हो। एक तो चीज वो हो गई। तो एक जो सबसे बड़ी डील हुई है इस बार अमेरिका के साथ हमारी, वो डिफेंस सेक्टर के अंदर हुई है। डिफेंस सेक्टर मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि भैया अमेरिका की जो कंपनी है लॉकहीड और जनरल इलेक्ट्रिक, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ डील किया है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए। और इस बार हम लोग 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। तो जो हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, उसके लिए इंजन बनाए जाएंगे, एडवांस इंजन बनाए जाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा। और ये इंजन पहली बात तो इंडिया में बनेंगे और 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। भैया 100% क्यों नहीं करते? इसमें बहुत सारा पेंच होता है, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के अधिकार होते हैं, उनका जो प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो उसको ट्रांसफर नहीं करना चाहते। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया अगर 80% अगर इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है तो क्या फ्यूचर में हम लोग खुद इंजन बना लेंगे? इसका आंसर होता है नो। क्योंकि ये जो 20% टेक्नोलॉजी है वो इतनी क्रूशियल होती है, इसके बिना आप इंजन नहीं बना सकते। जैसे आपने वो देखा ना, तो एक हमारे पास तिरंगा मूवी होती है, जिसमें वो बाद में गेंडा स्वामी जो मिसाइल छोड़ रहा होता है, फिर ब्रिगेडियर साहब आते हैं, तो ब्रिगेडियर साहब जो सिगार फूंकते हैं वहां पे धुआं धुआं हो जाता है, और फिर बाद में वो सेमीकंडक्टर निकाल के आते हैं, तो वो कहते हैं गेंडा स्वामी इन सेमीकंडक्टर के बिना तुम्हारी जो मिसाइल्स हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। तो वो जो सेमीकंडक्टर चिप होती है ना, सबसे क्रूशियल टेक्नोलॉजी वही होती है भाई। ठीक है, जो गेंडा स्वामी के पास थी और जिसे ब्रिगेडियर साहब ने निकाल लिया था। ये वो 20% टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो ट्रांसफर नहीं की जाती है इन कंपनीज के द्वारा। क्योंकि एक तो पहली बात, ये प्राइवेट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती नहीं है ना। अमेरिका वगैरह में मोस्टली प्राइवेट कंपनी ही काम करती हैं, तो ये अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करती हैं। लेकिन 80% जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे ये कुछ इन्होंने नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आपका ये सब नाम याद नहीं करने हैं, सब फालतू चीजें हैं, बट थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ हाँ भाई ये कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो लाइट कॉम्बैट है, हमारे यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, एयरक्राफ्ट वगैरह बनाए जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है कि अगले 3-4 सालों में हम लोग जो है 120 से लेकर 130 तक बना लेंगे। जो हमारे पास पहले से एलसी है, ये थोड़ा उससे बड़े होंगे, एडवांस होंगे, ज्यादा वेपन्स वगैरह लेके जा सकते हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मतलब इधर टेक्नोलॉजी आपने याद नहीं करनी है बहुत ज्यादा। इंडिया अमेरिका के डिफेंस रिलेशन की बात करें तो बहुत मजबूत हुए हैं बहुत सालों में। इंडिया अमेरिका के बीच में 4 मेजर अग्रीमेंट हैं डिफेंस वाले मामले में, जो आपको याद होने चाहिए। पहला है जीएसोमिया, लिमोआ, कोमकासा और बैका। 4 अग्रीमेंट आपने पढ़ने हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको जानना है। जनरल सिक्योरिटी ऑन द मिलिट्री इंफॉर्मेशन, नाम से ही समझ में आ गया है कि जो क्रूशियल मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो शेयर करनी है। जैसे इंडिया चाइना के बीच में भी बॉर्डर पे इशू हुए थे, इसराइल और अमेरिका की मिलिट्री ने हमारे साथ चाइना की पोजीशंस, ठीक है, अच्छे से हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयर किया था, जिससे हम लोग चाइना को काउंटर कर पाए। तो ये चीज फ्यूचर में और ज्यादा एडवांस होने वाली है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, इसमें क्या होता है, हाँ, इंडिया और अमेरिका दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के बेस को यूज कर सकती हैं फॉर द लॉजिस्टिक एक्सचेंज। मतलब सामान वगैरह ढोना है, लेके जाना है, वो सब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड द सिक्योर अग्रीमेंट, अब मान लो भाई इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है, अगर हमारे ऑफिसर्स कुछ आपस में फोन पे बात कर रहे हैं, तो वो डिकोड किया जा सकता है चाइना के द्वारा।
ये जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ज्यादा सिक्योर होना चाहिए, हाईली एनक्रिप्टेड होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी अमेरिका इंडिया को ट्रांसफर कर रहा है ताकि वो जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहे। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। उसके अलावा बेसिक एक्सचेंज एंड द कोऑपरेशन एग्रीमेंट द जियो स्पेशल कोऑपरेशन विल अलाउ इंडिया टू यूज यूएस जियो स्पेशल मैप्स टू गेट पिन पॉइंट मिलिट्री एक्यूरेसी। ठीक है, तो उनके पास भैया बेटर सैटेलाइट्स हैं, उनका हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए, ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज हमारे बीच में है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, एक्सरसाइज वज्र प्रहार, मालाबार के बारे में सबको अच्छे से पता है। उसके अलावा टाइगर ट्रम्प, ये क्या है? टाइगर ट्रम्प इज अ बायलेटरल ट्राई सर्विस एम्फीबियस मिलिट्री एक्सरसाइज। ट्राई सर्विस मतलब इसमें हम लोग एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। इससे पहले हम लोगों ने ये एक्सरसाइज सिर्फ रशिया के साथ किया है और ये दूसरा हम लोगों ने अमेरिका के साथ कर लिया। ठीक है, तो इसलिए हमारा रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं लास्ट आर्टिकल। सॉरी, स्क्वेयरिंग द सर्कल एट द इंडिया इजिप्ट समिट। तो मोदी जी इजिप्ट में जाएंगे, आपको बड़े अच्छे से पता है। उसके बाद अमेरिका के बाद इंडिया इजिप्ट के रिलेशन बहुत पुराने हैं। कितने पुराने हैं मतलब समझ के देखिए कि भैया लगभग 5,000 साल पुराने हैं। इंडिया को कहा जाता था इजिप्ट के अंदर लैंड ऑफ पुंट। ठीक है, वहां के जो एक बहुत बड़े किंग थे जिनका नाम था फरोहा सहूर, उन्होंने इंडिया में अपने शिप्स भेजे थे। ये वहां पे रिटन डॉक्यूमेंट है, आज भी डॉक्यूमेंट वो अवेलेबल है। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया और इजिप्ट की सिविलाइजेशन के बीच में रिलेशन हुआ करते थे। इतनी इंटरेस्टिंग बात है, इजिप्ट के अंदर जो ममीज हैं, उन ममीज के लिए क्या यूज किया जाता था? इंडिगो डाई यूज की जाती थी और मसलिन डाई यूज की जाती थी जो इंडिया से मंगवाई जाती थी ममीज बनाने के लिए। मतलब अगर इंडिया की डाई और इंडिगो नहीं होता तो शायद आज इजिप्ट की ममीज भी नहीं हो पाती। इवन इनके लिए जो स्पाइस वगैरह स्पाइसेस यूज किए जाते थे वो भी इंडिया से और इंडोनेशिया वगैरह से आया करते थे। इवन कुछ लोगों को तो ये भी मानना है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन इंडिया वालों ने ही बनाई है भाई। मतलब कुछ लोग तो बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं। इजिप्ट जो वर्ड है वो एक संस्कृत वर्ड से निकला है, अजा। ठीक है, अजा वर्ड से निकला है इजिप्ट वर्ड। और अजा पता कौन थे? ये प्रभु श्री राम के ग्रैंड फादर थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो रघुकुल वंश था उन्होंने इजिप्ट में जाके वो सिविलाइजेशन बनाई, इंडिया में फिर उन्होंने बाद में जो है अपनी दूसरी सिविलाइजेशन बनाई। खैर ये इसमें हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, इसका कोई खास हिस्टोरिकल बैकअप नहीं है, बट मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे बता दिया है। उसके अलावा हमारे बीच में और भी बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करें तो यस, इंडिया ने इजिप्ट के साथ मिलकर चलाया। भैया इजिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा बॉलीवुड पसंद किया जाता है, तो हमारे एक जो सॉफ्ट पावर रिलेशन है वो भी हम लोग डेफिनेटली वहां से बनाते हैं। इजिप्ट भी ब्रिटेन के अंडर में ही हुआ करता था, तो हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट है वो भी लगभग एक जैसी ही है। 1967 का जो 6 डे वॉर हुआ था इजिप्ट का इसराइल के साथ, उस समय हम लोगों ने इजिप्ट को सपोर्ट किया था, इसराइल को सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से। अभी रिलेशन क्या है? अभी हमारे बीच में कोई खास रिलेशन एक्चुअली है नहीं। इंडिया और इजिप्ट के बीच में हार्डली $6 बिलियन का ही ट्रेड है। हार्डली $6 बिलियन, तो बहुत कम है यार। इतना तो हमारे मुकेश अंबानी जी की पॉकेट मनी है दो एक साल भर की। तो बहुत कम रिलेशन है और ये भी डिक्लाइन हुआ है। 17% का डिक्लाइन हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इंडिया वाज द सिक्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड इजिप्ट वाज इंडिया 38th ट्रेडिंग पार्टनर, तो कुछ भी नहीं है। इंडिया के ऑलमोस्ट 50 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इजिप्ट के अंदर, और ये भी कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, एक दो कंपनी है डीएलएफ वगैरह, ठीक है, वो वहां पे काम कर रही हैं। उसके अलावा इजिप्ट ने इंडिया में सिर्फ और सिर्फ $37 मिलियन ही इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, इंडिया में सिर्फ 5,000 लोग इजिप्ट में रहते हैं, काम वगैरह करते हैं, जो भी काम चीजें वहां पे हो। तो ये तो प्रेजेंट स्टेटस हो गया, लेकिन रिश्ते हमेशा ऐसे रहेंगे जरूरी तो नहीं है। अपॉर्चुनिटी तो नजर हमें आ रही है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो हमें क्या करना है? अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है और चैलेंजेस को दूर करना है। क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं?
पहली बात आप ये देख लीजिए कि इजिप्ट जो है वो एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है, उसके अंदर लगभग 10 करोड़ लोग हो रहे हैं इजिप्ट के अंदर। तो पॉपुलेशन ज्यादा है मतलब लोग ज्यादा हैं, लोग ज्यादा है मतलब मार्केट बड़ी है। हमारे जो प्रोडक्ट्स वहां पे जाएंगे तो उनकी कंज्यूमर बेस हमें मिलेगा। और उनकी जो इकोनॉमी है वो भी $378 बिलियन के आसपास की इकोनॉमी है, जो डिसेंट इकोनॉमी है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। पॉलिटिकली भी स्टेबल कंट्री है इंडिया की तरह। तो अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली सिक्योर हो सकते हैं। वहाँ की जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है वो लोग भी इंडिया के जैसे सिमिलर हैं, तो थोड़ा भाईचारा सा हमें वहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा इंडिया से क्या इंपोर्ट कर सकता है? ठीक है, इजिप्ट लार्जेस्ट इंपोर्ट आर पेट्रोलियम, व्हीट, कार, कॉर्न, फार्मास्यूटिकल। और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस मामले में हम लोग अच्छा काम करते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हम लोग पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल, लेकिन उसको प्रोसेस करते हैं रिफाइनरी में और प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ये तो हमारी एक्सपर्टीज है। कच्चा तेल मंगवाते हैं, डीजल पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया की खास बात है ये। उसके अलावा इजिप्ट ने कुछ समय पहले इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था कि कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। वो अपनी एक नई कैपिटल बनाना चाहता है, उसके अंदर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा। कुछ नए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहता है, हाई स्पीड रेल नेटवर्क लगाना चाहता है। तो ये भी एक इंडिया को अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अगर इंडियन कंपनीज वहां पे जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करेंगी, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है ना। उसके अलावा इजिप्ट दुनिया का थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन चैलेंज भी है। पहली बात तो इजिप्ट की जो इकोनॉमी है भैया वो काफी क्राइसिस से गुजर रही है। कई सालों से इकोनॉमी जो है वहां की स्टैग्नेंट हो गई है, बढ़ ही नहीं रही है। उसके अलावा पेंडेमिक ने हालत खराब कर दिया, ग्लोबल स्लोडाउन हो गया, यूक्रेन क्राइसिस, बहुत सारे टूरिस्ट जो आया करते थे इजिप्ट में कोविड के बाद से आने बंद हो गए। जो हालत श्रीलंका की हुई, नेपाल की हुई, वही हालत इजिप्ट की भी हो गई क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। अमेरिका की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टूरिस्ट लोगों का होता है। ठीक है जी, तो ये समस्या हो गई। इससे क्या हुआ, वहां का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बिल्कुल खत्म हो गया, खत्म हो गया है, नेगेटिव में चला गया है। इजिप्ट के ऊपर जो कर्जा है वो $163 बिलियन का है, जो कि काफी ज्यादा है उसकी ओवरऑल जीडीपी को देखते हुए। एनुअल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है भैया, 30% से ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी जो इकोनॉमी की जो करेंसी है वो लगातार अपनी वैल्यू गिरती चली जा रही है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। देखिए, नेट फॉरेन एसेट आर -24 बिलियन, एसेट बिल माइनस में चले गए हैं। तो ये तो है चैलेंज और ये है अपॉर्चुनिटीज। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन वही है जैसा महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, बीच वाला रास्ता अपनाइए, मध्यम मार्ग, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी और चैलेंजेस को कम से कम करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया में काउंटेनेंस मैनेजेबल इको पॉलिटिकल रिस्क टू पार्टेक इजिप्ट्स लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी थ्रू वेरियस इनोवेटिव सच एज द एक्सिम लाइन ऑफ द क्रेडिट, बार्टर सिस्टम, रूपी ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए, उनके पास डॉलर वॉलर तो है नहीं, लगभग खत्म हो चुका है। तो कम से कम रुपये के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम का यूज कर सकते हैं, आप हमसे कुछ लीजिए हम आपको कुछ ना कुछ देंगे, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। ट्राइलेटरल फंडिंग की जा सकती है। जैसे इंडिया, अब इंडिया के मालिक जैसे टाटा जी हैं, टाटा कहते हैं कि भैया मैं इजिप्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी तो। ये इन्वेस्टमेंट कैसे सिक्योर हो सकती है? अगर ये इन्वेस्टमेंट किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हो, जैसे वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो, या फिर G20 के थ्रू हो, वर्ल्ड है ना, IMF के थ्रू हो, तो ये किया जा सकता है, एक नया तरीका निकाला जा सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं इंडिया इजिप्ट रिलेशन के बारे में, आपको आई होप थोड़ा आइडिया हो गया होगा। जो मैंने आपको चीजें बताई वो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। कॉमनवेल्थ में हम लोग साथ में हैं। 1956 में हम लोगों ने, जब स्वेज क्राइसिस हुआ था, इजिप्ट का साथ दिया था। उसके अलावा जब 1967 के अंदर जब वॉर हुआ, तभी हम लोगों ने इजिप्ट का साथ दिया। कुछ कुछ चीजें हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज साइक्लोन भी हम लोग करते हैं, जैसलमेर में लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था 2023 के अंदर। मतलब इसी साल 2023 में हम लोगों ने किया था। तो ये थोड़ी चीजें आप देख सकते हो इंडिया इजिप्ट के रिलेशन के बारे में। ठीक है जी, बस आज के आर्टिकल में यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।